बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस्ते कूज़ागर पेज नंबर 17 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है फौजिया यास्मीन ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। क्यों मंजूर है? विक्की ने भवें उचका कर नादिर, हारून और हमीद कभी खुर्रम को देख रहे थे तो कभी विक्की, मगर मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि खुर्रम भी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया था। फिर इसकी आंखों में बगौर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, शर्त में थोड़ी सी तरमीम कर लो। मैं प्रपोज करूं, वो थप्पड़ न मारे, ख्वाह तुम्हारे अरमानों पर पानी फिर जाए। इसके बजाय तुम सिर्फ मुझे टाइम दो। खुद आकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। क्यों मंजूर है? खुर्रम ने ठीक इसी के अंदाज में कहा। विक्की के चेहरे पर 100 पावर का बल्ब रोशन हो गया। हमीद भी काफ़ी जोशीला नजर आने लगा था। अलबत्ता हारून और नादिर एक दूसरे को परेशानी से देखने लगे थे। मुझे तो मंजूर है, मगर हारने की सूरत में तुम्हें अपनी वो गाड़ी मुझे देनी पड़ेगी जिसमें हम हैदराबाद गए थे रबड़ी खाने। खुर्रम का खून लावे की तरह गर्म होने लगा था। विक्की की कमीनगी पर इसका दिल चाहा कि इसको कत्ल कर दे। इसे गुस्सा पीने की कोशिश करता देखकर विक्की शरारत से बोला, क्यों डर रहे हो? अपनी फेवरेट कार से हाथ धोना पड़ेगा। वो तो तब होगा जब मैं शर्त हारूंगा, लेकिन शर्त लगाने से पहले तुम सोच लो। अगर यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए तैयार हो तो इस चैलेंज को कबूल करना, वरना नहीं। खुर्रम ने दो टोक अंदाज में कहा। क्या मतलब? हारने की सूरत में मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी होगी? विक्की चौंका। क्यों, डर लग रहा है? हारने का यकीन है क्या? खुर्रम बर्जिस्ता बोला। विक्की कुछ देर इसे पुरसोच नजरों से देखता रहा, फिर कंधे उचकाते हुए बोला, चलो, इतनी अच्छी गाड़ी को लेने के लिए एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। विक्की ने मुसाफे के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो खुर्रम ने ऐसे इसका हाथ थाम लिया जैसे सोचने के लिए एक पल भी ज़ाया ना कर सकता हो। डन, खुर्रम मजबूत लहजे में बोला। कि मैं क्या सुन रहा हूँ? भाई तुम कल सुबह वापस जाने वाले हो? मामू जान ने आलियान पर नजर पड़ते ही दूर से पुकार कर कहा। आलियान हामिद के साथ चलता है, इन्हीं की तरफ आ रहा था। इनकी बात सुनकर कुछ और तेजी से इनके नज़दीक चला आया। मामू जान और शाहजहां मामू बैठक में बैठे मूंगफलियों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तुमने तो कहा था 3-4 दिन रहूंगा। शाहजहां मामू ने इसके बैठते ही गुफ्तगू का सिलसिला वापस मामू जान की बात से जोड़ने वाले अंदाज में कहा। जी, इरादा तो यही था, मगर डैडी का फ़ोन आया था। वहाँ कुछ काम हो आ गया है, इसलिए जाना ज़रूरी है। आलियान ने अगर सच नहीं कहा था तो झूठ भी नहीं बोला था। वो भले ही अपना सारा काम कर आया था, मगर दूसरे कई काम जो इस प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे अभी बाकी थे, जिन्हें वो वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करके यहाँ चला आया था। मगर हामिद से कल की मुलाकात के बाद इसे मज़ीद यहाँ रुकना बेकार लग रहा था। वो फैसला तो तकरीबन कर ही चुका था और अब बहुत कम ही ऐसा होता था कि इसके फैसले बदल जाएं। तो फिर वो यहाँ रहकर वक्त क्यों बर्बाद करता? हाँ खैर, काम के आगे तो कोई बहस नहीं की जा सकती, लेकिन अच्छा होता अगर तुम कुछ दिन और रुकते। इतने दिनों बाद तो आए हो। मामू जान की बात पर आलियान सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और कुछ रस्मी से अंदाज में बोला, आप लोग आइएगा आराम से लंबा रहने का प्रोग्राम बनाकर। आलियान के कहने पर हामिद, जो इसके ऐन सामने बैठा हुआ था, हंसकर बोला, अरे यहाँ भी सब बहुत मसरूफ़ हैं। आराम से लंबा रहने का आने का सोचेंगे तो ज़िंदगी भर प्रोग्राम ही नहीं बनेगा। तो चलें, मुख्तसर वक्त के लिए ही आ जाएं। आलियान ने कहा तो इससे पहले कि मामू जान कुछ बोलते, इनका मोबाइल बजना शुरू हो गया। फ़ोन इनके वकील का था, जो इनके किसी खेत पर अदालत में चलता केस डिस्कस कर रहा था। मामू जान ने शाहजहां मामू को भी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए स्पीकर ऑन कर दिया, तो दोनों एक साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए। आलियान गैर इरादी तौर पर इनकी गुफ्तगू सुनने लगा और जो कुछ इसने सुना इस पर इसे इतनी हैरानी हुई कि वो सवालिया अंदाज में हामिद को देखने लगा। हामिद इसे इशारा करता अपनी जगह से उठा और बड़ी सी बैठक के दूसरे सिरे पर रखे सोफ़ा सेट पर जा बैठा। आलियान भी इसकी पैरवी में फ़ौरन ही उठ गया और इसके नज़दीक आकर बोला, ये सब क्या है? आलियान ने हैरानी से पूछा। अरे कुछ नहीं है, ख्वाह मखा मत उलझो, ये तो रोज़ का मामूल है। हामिद ने लापरवाही से कहा।
आलियान कुछ देर तो इसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए बोला, अगर मैं मामू जान की जगह होता तो ये सौदा हरगिज कबूल ना करता। आलियान मामू जान और वकील की गुफ्तगू से बखूबी समझ गया था कि मामला क्या है। इनकी ज़मीन को सैराब करने वाला पानी एक दूसरे ज़मींदार ने महज अपनी दादागिरी दिखाने के लिए बंद कर दिया था, जिस पर शाहजहां मामू के कहने पर अदालत में केस कर दिया था। अब इस शख्स को अपनी गलती का एहसास हो गया था। यह गालिबन केस में दम नहीं था, इसलिए इसने केस वापस लेने की गुजारिश की थी। और इसी बात पर शाहजहां मामू और मामू जान के बीच बहस हो रही थी। वकील साहब का मशवरा था, ख्वाह की दुश्मनियां मोल लेने के बजाय आप खुश असरूबी से मामला रफा दफा कर दें। मामू इस राय से मुत्तफिक थे, जबकि शाहजहां मामू का कहना था इस खुदसर और घमंडी ज़मींदारों को सीधा रखने के लिए केस को खूब खींचा जाए और हरगिज़ वापस न लिया जाए। यही बहस इनके बीच चल रही थी, जिसमें मामू जान और वकील साहब का पलड़ा साफ बारी नजर आ रहा था। और इस बात पर हैरान होते हुए आलियान की गर्दन मोड़कर इन दोनों को देखने लगा। जहां मामू जान की दलीलों से शाहजहां मामू का कायल ना सही खामोश जरूर नजर आ रहे थे, तभी आने वाले अंदाज में बोला, मुझे तो शाहजहां मामू का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक लग रहा है। यार, इस तरह वो शख्स और शेर हो जाएगा। ऐसे लोगों को तो मज़ा ज़रूर सिखाना चाहिए। आलियान की बरहमी से कहने पर हामिद मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट देखकर आलियान इसी लहजे में बोला, तुम लोग तो इस इमेज से बहुत मुख्तलिफ हो जो जागीरदारों की मेरी नज़र में थी। आलियान की बात पर हामिद ने एक ज़ोरदार कहका मारा और शोखी से बोला, हाँ, असूली तौर पर तो तुम्हें कोई इतना कूल माइंड होना चाहिए था जितना बाबा हैं, मगर तुम जागीरदारों से ज़्यादा ज़िद्दी हो। हालांकि बिजनेस में ज़िद नहीं, सिर्फ फ़ायदा और नुकसान देखा जाता है। क्या मतलब? आलिया ने इसकी बात नहीं समझा। मतलब ये कि सुना है तुमने किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से पिछले दिन बिजनेस में अपना बहुत बड़ा लॉस कर लिया। हामिद के कहने पर आलियान कुछ हैरान सा इसे देखने लगा। तुम ख्वाजा फैब्रिक्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? आलियान के पूछने पर हामिद ने सर इस बात में हिला दिया। तुम कैसे जानते हो? आलियान की हैरान मजीद दोचंद हो गई। कम ऑन यार, बिजनेस की दुनिया में तुम्हारी कंपनी का जो नाम और इमेज है, ऐसी खबरें तो फौरन मिल जाती हैं। हामिद ने लापरवाही से कहा। वो वाकई सच कह रहा था। वो शहर के जाने माने बिजनेसमैनों में गर्दाने जाते थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देने की खबर मार्केट में किस तेज़ी से गर्दिश कर रही थी, इसका इल्म आलियान को भी था। मगर इसे हैरानी इसलिए थी, हामिद का बिजनेस सर्कल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अगर इसने महज कज़न होने की वजह से इस खबर को दिलचस्पी से सुना भी था, तो भी ये बात किसी के इल्म में नहीं थी कि आलियान ने वो कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से छोड़ा था। फिर हामिद ने यह अंदाज़ा कैसे लगा लिया कि सब इसने किसी दुश्मनी की वजह से किया है। चुनाचा आलियान ने फ़ौरन ही अपने तजस्सुस को ज़ुबान दे दी। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो कि सब मैंने किसी दुश्मनी की वजह से किया है? वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, कोई बात होगी तभी तो तुमने अपनी डील कैंसिल कर दी। लेकिन मैंने सिर्फ अपने कॉमन सेंस व्यूज़ नहीं किया, बल्कि फूफी जान से बात हुई थी काफ़ी दिन पहले। उन्होंने जिक्र किया था आजकल तुम बहुत मसरूफ़ हो अपनी ही ज़िद की वजह से। हामिद ने शरारत भरे अंदाज में कहा तो आलियान गहरा सांस खींच कर रह गया। मम्मी ने यह नहीं बताया कि हमारे बीच दुश्मनी किस वजह से है? हाँ, बताया था। ख्वाजा फैब्रिक्स के मालिक के बेटे से किसी ज़माने में कोई पंगा हो गया था। हाँ, अलबत्ता ये नहीं बताया कि तुम दोनों के बीच हुआ क्या था। हामिद की बात पर आलियान सर हल्के हल्के नफ़ी में हिलाते हुए बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, वो उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि इन्हें खुद भी सही तरह से नहीं पता, वरना वो ये भी बता चुकी होती। आलियान शगुफ्ता गफ्फार की फितरत से खूब वाकिफ़ था, जो तभी यकीन से बोला, वजह चाहे जो भी हो, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना वो भी एक ऐसी बात पर जिसे हुए अरसा हो गया हो, बेवकूफ़ी है। फूफी जान कह रही थी तुम और वो लड़का कॉलेज में पढ़ते थे। हामिद ने कदरे ताज्जुब से कहा। आलियान कुछ देर तो बगौर इसे देखता रहा, फिर बहुत ठहर ठहर कर बोला, चाहे कितना भी अरसा गुजर जाए, मेरे लिए कभी कोई बात पुरानी नहीं होती, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जब कोई शख्स ये सोचकर मेरे साथ ज़्यादती करे कि अरे कुछ दिन नाराज़ रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। ऐसी मेंटलिटी पर तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी नाराज़गी दूर नहीं कर सकता, चाहे अब इससे मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क पड़ता हो या नहीं। हुआ क्या था?
आलियान के संजीदा लहजे पर हामिद ने भी संजीदा होते हुए पूछा। ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। वो लड़का वजाहत मेरा दोस्त था, और सच पूछो तो ऐसा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था इसने मुझे। बस मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, और ये सोच कर की थी कि मैं थोड़ा सा नाराज़ होकर आखिर मान ही जाऊंगा, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। अव्वल तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरा फ़ायदा उठाए, और ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त ज़िद दिलाने वाली बात है कि मेरा फ़ायदा उस भरोसे पर उठाए कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। आलियान का लहजा एकदम तल्ख हो गया, मगर हामिद को बदस्तूर अपनी जानिब सवालिया नज़र से देखता पाकर वो लापरवाही से कहने लगा, अरे ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, बल्कि हो सकता है तुम्हें सुनकर यही लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर जो बात मेरे दिल को लग जाए वो कभी नहीं निकलती। आलियान कहकर कुछ देर के लिए रुक गया। हामिद खामोशी से इसे देखता रहा। इसे मालूम था अब आलियान खुद ही इसे सब बताने वाला है, इसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। और वाकई चंद लम्हों में आलियान ने बेतासुर लहजे में बताया, वजाहत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पूरे कॉलेज में एक तरह से मेरा बस वही दोस्त था। 3 साल तक हमारी दोस्ती बहुत अच्छी तरह चलती रही, लेकिन आखिरी साल में आकर इसने सब ख़त्म कर दिया। मेरे क्लास फेलोज़ का कहना था कि दोस्ती मैंने ख़त्म की है, और वो रिएक्ट कर रहा हूँ। शायद किसी हद तक इनकी बात सही भी थी। इसने जो कुछ किया था मेरे साथ नहीं किया था, मगर मेरे ज़रिए ज़रूर किया था। हमारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, हिरा। मैं ये जानता था वजाहत इसे पसंद करता है, हालांकि इसने इस बात का कभी एतराफ़ नहीं किया था। मैंने भी ज़्यादा नहीं कुरेदा था, मगर मुझे पता था कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। हीरा अच्छी लड़की थी, मेरे साथ इसकी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन अचानक इसका रवैया मेरे साथ बदल गया। मेरी समझ में नहीं आता था मेरी गलत फहमी है या मैं वाकई सही तज्जिया कर रहा हूँ। वो मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी है। ये एक ऐसी बात थी जो मैं वजह से नहीं कर सकता था। खुद हीरा ने कभी कुछ खुल कर नहीं कहा था जो मैं इसकी किसी बात को बुनियाद बनाकर किसी रद्द अमल का इजहार कर पाता, मगर मुझे देखते ही इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते थे, और मुझे इस सूरत हाल से शदीद कोफ्त हो रही थी। साथ ही मुझे हैरत भी थी कि वजाहत इस बात में कोई बात क्यों नहीं करता। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोग नोट करने लगे थे। अगर वो वजाहत को पसंद ना थी तो मैं इसे सामने बिठाकर बात कर लेता कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। ये सिलसिला 4-5 महीने तक और ना जाने कब तक चलता रहता कि एक दिन कॉलेज के बजाय पहली बार हमारी कहीं बाहर मुलाकात हुई। मैं बाज़ार में शॉपिंग कर रहा था कि हीरा की मुझ पर नज़र पड़ी, और मेरे पास आकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुझसे बातें करने लगी। मेरा तो पहले ही इसकी हरकतों की वजह से दिमाग घूमा हुआ था। इसकी दर्जा तकल्लुफ़ी पर दिल तो चाहा इसे खरी खरी सुना दूँ, और मैं ऐसा कर भी देता, लेकिन इसकी गुफ्तगू ने मेरी ज़ुबान बंद कर दी। वो जिस तरह बात कर रही थी, इससे लगा जैसे हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो, और बहुत ही जल्दी मुझ पर इंकशाफ भी हो गया कि मोबाइल और नेट पर हमारी दोस्ती है। वो किसी ईमेल का जिक्र कर रही थी जो मैंने इसे भेजी थी और जिसका वो जवाब नहीं दे सकी थी। पहले तो मुझे यही लगा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, मगर जितने एतमाद से बात कर रही थी, इससे मुझे लगा बात तो कुछ और है। वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रही, बल्कि किसी और के हाथों बेवकूफ़ बन रही है। आलियन कहते कहते एकदम चुप हो गया। हामिद जिस तरह मुंह खोले इसकी बात सुन रहा था, इससे साफ जाहिर था कि आगे की कहानी वो भी समझ गया है। इसे शौक में घिरा देखकर आलिया ने तलखी से मुस्कुरा दिया। हालांकि बात बिल्कुल सामने की थी, लेकिन फिर भी मेरे जहन में वजाहत का ख्याल नहीं आया। अगर आता तो शायद मैं हीरा पर एकदम अपनी लाइलमी जाहिर ना करता। मैंने जब इस ताल्लुक से मुकम्मल इनकार कर दिया तो शौक रह गई। यकीनन मेरे रवैये में कोई लचक नहीं थी, और वो इसे मेरा मजाक समझकर खुद को तसल्ली दे देती। मैंने इससे कहा वो मुझे वो नंबर दे दे जिस पर वो मुझसे बात करती थी। नंबर तो जाने किस ट्रांस में इसने दिखा दिया, मगर इसके बाद वो वहाँ रुकी नहीं। मैं इससे ईमेल आईडी पूछता रहा, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, और इसका रिएक्शन बिल्कुल सही था। वो भला ये तमाम मेल्स मुझे कैसे दिखा सकती थी। ईमेल आईडी बताने पर मैं सारी मेल्स खोल कर ज़रूर पढ़ता, और फिर वो जिस शौक से गुज़र रही थी, इसमें भी वो कुछ कहने सुनने की मुतमिल नहीं थी। और शौक से तो मैं भी गुज़र रहा था। जहाँ ये बात बड़े अफसोस की थी कि कोई मेरे नाम से किसी लड़की को बेवकूफ़ बना रहा था, वहाँ ये बात इससे भी ज़्यादा दुख की थी कि इस काम के लिए जो भी नंबर यूज़ कर रहा था
वो भी मेरा ही था। वो सिम कोई 6 महीने पहले मेरे पास से खो गई थी, और कैसे खोई थी ये मुझे पता ही नहीं चल सका, और ना ही वो कोई इतना बड़ा इशू था जिसमें मैं मुतजस्सिस होता। उल्टा मुझसे ज़्यादा वजाहत को फ़िक्र हो रही थी। इसने कहा था, यार मैं तुम्हारी सिम फ़ौरन कैंसिल करा देता हूँ, तुम परेशान मत हो, बल्कि फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। मैं वो सिम इतनी बाकायदगी से इस्तेमाल ही नहीं करता था कि इसके कैंसिल होने या ना होने पर परेशान होता। वजाहत ने कहा वो ये काम कर देगा, और मैं मुतमईन हो गया। इसीलिए असूली तौर पर मुझे सबसे पहले वजाहत पर ही शक करना चाहिए था, मगर मैंने कहा ना, बात बिल्कुल सामने की थी, फिर भी मेरा दिल दिमाग ये सोचने को तैयार नहीं था। मेरी सिम मेरे घर से गायब हुई थी, किसी गन पॉइंट पर नहीं छीनी गई थी। यानी ये काम किसी ऐसे शख्स का था जिसके मेरे घर आना जाना था, और जो मेरे और हीरा के बारे में इतना अच्छा कुछ जानता था कि बआसानी से आलियान बनकर बात कर सकता था। मैंने इस नंबर पर कॉल की, मगर वो भला मेरे नंबर कैसे क्यों रिसीव करता, बल्कि वो तो शायद इस सिम पर हीरा के अलावा कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता होगा। मैंने वजाहत को दोस्त समझते हुए सब कुछ बता दिया। वो शर्मसार रह गया। मैं इसके हीरा के लिए पसंदीदगी से वाकिफ़ था, चुनांचे मैं इसकी कैफियत को कोई और ही नाम देता रहा। हीरा ने इस दिन के बाद से कॉलेज आना छोड़ दिया था। यकीनन इसने इस लड़के से भी ज़्यादा सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए होंगे, लेकिन मैं इससे मिलना चाहता था ताकि इस शख्स का पता लगा सकूं। मगर वजाहत ने ही मुझे मना कर दिया कि वो पहले ही डिप्रेस है, मैं इसे और तंग ना करूं। बात इसकी सही थी, मैं मान गया, मगर मैंने कॉल सेंटर फ़ोन करके पता किया तो सिम अभी तक मेरे नाम पर थी, और तब यहाँ का मुझे पहली बार वजाहत पर हैरत हुई थी। इस मुकाम पर मैंने इस पर शक नहीं किया। अलबत्ता ये बात मैंने इससे डिस्कस नहीं की। मेरा इरादा इससे छुपाने का नहीं था, बस टाइम ही नहीं मिला इसे बताने का। मैंने कॉल सेंटर में इस नंबर को लोकेट करने की रिक्वेस्ट की थी, तब पता चला ये सिम वो शख्स ज़ाया कर चुका है और अब किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ये सुनकर मुझे लगा अब मैं कभी इस शख्स को नहीं जान पाऊँगा, और यही बात करने में वजाहत के घर चला गया, क्योंकि इसका घर इस कॉल सेंटर से करीब ही था। ये शायद इस दिन इसकी असलियत खुलनी थी, जो मैंने इसे फ़ोन करने के बजाय इसके घर जाने का इरादा कर लिया। इसकी वालदा मुझे जानती थी। उन्होंने कहा वो अपने कमरे में है, तो वहीं चले जाओ। मैं जब इसके कमरे में पहुंचा तो वो वॉशरूम में था और इसका कंप्यूटर ऑन था। मैं इसके इंतज़ार में महज वक्त गुजारने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ खड़ा हुआ। मैं इस वक्त ज़िंदगी में पहली बार धोखा खाने के तजर्बे से गुजरा था। इस पर मुझे इदराक हुआ था कि जब भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। मेरे सामने हीरा की भेजी हुई मेल्स मौजूद थी, जिनमें इसने अपनी बेतहाशा मोहब्बत का इकरार किया था। पता नहीं वजाहत ने कितनी बार ये मेल्स पढ़ी होंगी, लेकिन इस वक्त इन मेल्स को पढ़ना इसे बहुत महंगा पड़ा था। अगर इसे ज़रा भी उम्मीद होती मेरे आने की तो कंप्यूटर ऑन छोड़कर कभी बाथरूम न जाता। इसे बाथरूम में टाइम भी काफ़ी लग गया था। तब तक मैं हीरा की भेजी मेल्स चेक करके मेल्स देखने लगा, जो इसने मेरे नाम की आईडीज़ बनाकर इसे भेजी थी। इसने फीलिंग अपनी ही लिखी थी। कब इसने हीरा को पहली बार देखा, तब हीरा ने कौन से कपड़े पहन रखे थे, कितनी बार इसने बात करने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हुई, वगैरह वगैरह। हर मेल में इस दोस्ती को राज रखने की गुजारिश की थी, और वह इन मेल्स और फ़ोन कॉल्स का जिक्र किसी से ना करें, वरना ख्वामख़ा स्कैंडल बन जाएगा, हम दोनों की बदनामी होगी, वगैरह वगैरह। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वजाहत ने ही लिखा है। वजाहत जब बाथरूम से निकला तो मुझे देखकर चौंक गया। कंप्यूटर के सामने मेरी मौजूदगी और मेरे चेहरे पर फैलते तासुरात इसे एक ही पल में सब कुछ समझा गए थे। समझ में तो मेरे भी काफ़ी कुछ आ गया था। इसके अंगारों की तरह लाल होती आंखें देखकर मुझे पता चल गया था कि इसे वॉशरूम में इतना टाइम क्यों लगा था, लेकिन इस पर मुझे इससे भी कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी। मुझे इस बात पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि मुझे अपने आप से डर लगने लगा कि कहीं मैं कुछ कर ना डालूं। इसलिए मैं फ़ौरन ही इसके कमरे से निकल गया। इसने मुझे बहुत आवाज़ें दी, बात करने की कोशिश की, मगर मैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसके पास कहने के लिए था ही क्या? जो भी वो कहना चाहता था वो मैं जानता था। इसने ये सब हीरा की मोहब्बत में किया था। जब वो मुझसे बात करने में कामयाब ना हो सका तो इसने हीरा को सब कुछ बता दिया। फिर तो समझ लो पूरी क्लास को ही सब पता चल गया। हीरा के दोस्तों ने वजाहत पर बहुत लान तान की। कुछ लड़कियों ने हीरा को समझाया,
کچھ لڑکے میرے پاس بھی آئے، وجاہت کا پیغام لے کر مجھے کسی تیسرے شخص کے ذریعے بات کرنا قطعاً پسند نہیں۔ بات سلجھانے کے بجائے مزید الجھ جاتی ہے۔ مجھے بات سلجھانی تو تھی نہیں، مگر میں نے ایک بار وجاہت سے روبرو بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میری توقع کے مطابق بہت معافیاں مانگی، بہت شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا اسے خود بھی ہیرا کو دھوکہ دینا اور میرا نام استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے لگتا تھا اس کی شکل و صورت کچھ خاص نہیں ہے، اور پھر پتہ نہیں ساری کلاس کے ذہن میں کیا فطور بھرا ہوا تھا کہ میری موجودگی میں کوئی بھی لڑکی کسی اور کو پسند نہیں کر سکتی۔ بس اسی خطرے کے تحت عالیان بولتے بولتے تھک گیا تھا۔ ایک مدت بعد اس نے کسی کے سامنے یہ سب کہا تھا، اس لیے وہ بغیر رکے کہتا ہی چلا گیا، تو پھر اس کا سامع اتنا منحوس تھا کہ اسے ٹوکے بغیر سنتا چلا گیا، یہاں تک کہ عالیان کے خاموش ہو جانے کے باوجود وہ ایسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر عالیان کو خود کو نارمل کر کے اس کے سامنے چٹکی بجانی پڑی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی بھی حیران کن کہانی نہیں کہ تم پوز ہی ہو جاؤ۔ حامد نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ حیران کن میرے لیے تو ناقابل یقین ہے۔ پتہ نہیں یار، لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ عالیان نے بظاہر وجاہت کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا، محبت؟ حامد نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر بحث کرنے والے انداز میں بولا، تمہاری نظر میں جو کچھ تمہارے دوست نے کیا وہ محبت تھی؟ ارے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے تم بیوقوف کیسے بنا سکتے ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ایک شخص کو معلوم ہے کہ جو لڑکی سے محبت کر رہی ہے وہ ایکچولی اس سے محبت کر ہی نہیں رہی بلکہ کسی اور کے دھوکے میں اس سے وہ سب کہہ رہی ہے جو وہ اس کے لیے فیل ہی نہیں کر رہی، تو پھر محبت رہی کہاں؟ حامد اچھے خاصے جوش کے ساتھ بولا۔ عالیان کچھ دیر تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تم بالکل میری طرح سوچتے ہو، لیکن لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ ارے کیوں نہیں سوچتے؟ جو اس وجاہت نے ہیرا کے ساتھ کیا ہے، اگر کسی نے وجاہت کے ساتھ کیا ہوتا تو عالیان نے اس کے پوچھنے پر خود بھی ٹھیک اسی طرح پوچھا تو حامد اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، تم خود نہیں سمجھ سکتے؟ عالیان اس کے انداز پر بے ساختہ ہنس دیا، پھر بڑے تجسس پھیلانے والے انداز میں بولا، اگر کسی نے وجاہت کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو وجاہت اس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ کیا مطلب؟ حامد چونکا۔ ہیرا نے یہی تو کیا، اسے معاف کر دیا اور اس سے شادی کر لی۔ حامد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عالیان کے لیے کیونکہ اب یہ بات پرانی ہو چکی تھی، اس لیے اسے حامد کے حیران رہ جانے پر ہنسی آ رہی تھی۔ تبھی وضاحت دیتے ہوئے بولا، فوراً شادی نہیں کی تھی، کچھ ٹائم لگا تھا اسے ماننے میں، لیکن وہی ہوا جو وجاہت نے کہا تھا، کچھ دن لگیں گے اسے ماننے میں، پھر ٹھیک ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ کچھ دن بہت ناراضگی رہی، پھر دل پسیج گیا۔ یہی وجاہت نے میرے متعلق بھی سوچا تھا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں جو وقت کے ساتھ سب بھول جائے۔ یہ سوچ لے، چلو کوئی بات نہیں، اس نے یہ سب محبت میں کیا۔ میرے نزدیک چاہے محبت میں کیا ہو چاہے نفرت میں، جس کام کو کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنایا جائے وہ کام کبھی کامیاب نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کرنے والا یہ سوچ رہا ہو کہ کچھ دن موڈ خراب رہے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عالیان خوش دلی سے کہتے کہتے ایک دم سنجیدہ ہو گیا، تو حامد بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر پرسوچ انداز میں بولا، میرے خیال سے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حالانکہ جب پھوپھی جان نے بتایا تھا تو مجھے تمہارا ڈیل کینسل کرنا غلط لگا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم ٹھیک ہو۔ عالیان نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تو وہ بڑبڑانے والے انداز میں کہنے لگا، اور پھر تمہیں اس دوستی کو بحال کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہیرا اس کی زندگی سے نکل گئی ہوتی تو بات الگ تھی، مگر اب… حامد کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر عجیب تجویز کے عالم میں بولا، یار ایک شخص ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جس کے لیے اسے یقین ہو وہ ایک عرصے تک کسی اور سے محبت کرتی رہی، تو اس میں غلطی بھی تو اسی کی تھی۔ عالیان فوراً بولا، غلطی تو تھی، لیکن اب اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ… اب تم ٹیکنیکل جاگیردارانہ انداز میں بات کر رہے ہو۔ حامد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عالیان نے جملہ اچانک اچک لیا، تو حامد جرح کرتے ہوئے بولا، جاگیردارانہ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ پتہ نہیں یار، لوگ کہتے ہیں محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے تو محبت کی نہیں اس لیے معلوم نہیں۔ عالیان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں،
میں نے تو محبت کی ہے اور مجھے پتہ ہے، بلکہ مجھے تو اس ہیرا پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ایک منٹ کیا کہا تم نے؟ عالیہ نے روانی سے بولتے حامد کو ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ اتنی روانی میں بولا تھا کہ اس احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ گیا۔ تبھی کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگا، میں نے کیا کہا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہیرا نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا کیسے منظور کر لیا؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ عالیہ نے پوچھا۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ حامد کو بالکل یاد نہیں تھا۔ تبھی بھویں چکاتے ہوئے پوچھنے لگا تو عالیہ نے ٹھیک اسی کے لہجے میں اس کا جملہ دہرایا، ایسے سچپٹائے ہوئے انداز میں سے دیکھنے لگا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی۔